नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या में हर रोज इजाफा देखा जा रहा है। अब देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन लागू है। हालांकि लॉकडाउन में भी कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ये है कि 12 दिनों के अंदर ही कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। तो इस बीच राहत की बात यह है कि अब तक करीब 40,000 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट करीब 40% तक पहुंच चुका है। तो वही मृत्यु दर भी काफी कम है। अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यानी महज 3% लोग कोरोना की चपेट में आकर अपनी जान दे चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम सबसे ज्यादा है। दुनिया में फिलहाल 11 ऐसे देश है जहां कोरोना वायरस के मामले 1 लाख से भी ज्यादा हैं। तो वहीं भारत में भी अब उन्हीं देशों में शामिल हो चुका है जहां कोरोना के मामले पहले नंबर पर 15 लाख से ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका है। तो आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन का चौथा फेज चल रहा है और भारत भी उन 11 देशों में शामिल हो चुका है जिसमें कोरोना संक्रमितों की संख्या 11वें नंबर पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इसके बाद दूसरे नंबर पर रूस है, जो कि 2.90 लाख से ज्यादा मामले रूस में सामने आए हैं। दूसरे पर स्पेन है और चौथे नंबर पर माफ कीजिएगा ब्रिटेन पहुंच चुका है। इसी के साथ आपको बता दें कि 2.45 लाख से ज्यादा मामलों के साथ ब्राजील 5वें नंबर पर है। तो दुनिया में फिलहाल 11 देशों में 1 लाख मरीजों की संख्या में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया है। 3,000 से ज्यादा लोग फिलहाल अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ देश में अगर बात करें तो 40,000 से ज्यादा मरीज करीब ठीक हो चुके हैं। करीब 40% मरीज ठीक हो चुके हैं और महज 3% की जान गई है। तो आपको बता दें कि पिछले 12 दिनों में देश में 2 गुने कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। इसी के साथ लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 1 लाख ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो इसी के साथ आपको बता दें कि सोमवार से चौथा फेज लॉकडाउन का शुरू हो चुका है और कई रियायतें फिलहाल यहां पर इस बार चौथे फेज में दी गई हैं। इसके साथ तमाम राज्यों ने अपनी अपनी गाइडलाइंस भी यहां पर जारी की है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस बार ज्यादा अधिकार दिया है कि किस तरीके से तो लॉकडाउन 4.0 का फेज स्टार्ट हो चुका है और क्या कुछ रियायतें फिलहाल यहां पर तमाम सरकारों ने दी है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ 2 सहयोगी यहां पर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा यहां पर जुड़ चुके हैं सीधे लाइव लखनऊ से, और शेखर त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, अगर आपके पास पहले आना चाहूंगी, जिस तरीके से चौथा फेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और कल देर शाम ही तमाम जो राज्य थे उन्होंने अपनी अपनी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो क्या कुछ फिलहाल यहाँ पर जो आम जनता है उनको रियायत दी गई है और किन किन जो चीजें हैं, किन किन चीजों पर फिलहाल अभी जो पाबंदी है वो जारी रहेगी? आयुषी, भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4,605 की संख्या है, जो लगातार तेजी से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के। और ये देखा जाए कि अब जो गाइडलाइन बनी है उसमें सिर्फ एक बात का ये ध्यान रखा गया है कि समुदाय में संक्रमण न बढ़ने पाए, क्योंकि अब कारण सबसे बड़ा उसका कारण यह है कि प्रवासी मजदूर लगातार भारी संख्या में उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उनको संक्रमण से बचने के लिए कि किस तरीके से उनको लाया जाए, किस तरीके से उनको क्वारंटाइन किया जाए और किस तरीके से उनको स्थान पे पहुंचाया जाए जहां पर वो जाना चाहते हैं। तो सिर्फ जो 3 और 4 के बीच में से बेसिक जरा सा अंतर है आरुषि, ये कि सिर्फ समुदाय में लोग इकट्ठे ना होने पाए। वहां पर उन्होंने ये भी कहा
कि भाई शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग आ सकते हैं, अगर किसी की डेथ हो सकती है तो उसमें 20 लोग जा सकते हैं, और वो स्थान खुलेंगे जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, जैसे स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, आपके सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, आपके मॉल्स नहीं खुलेंगे। आप हालांकि खेल की गतिविधियों में कुछ छूट जरूर दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने, उन्होंने ये कहा कि आप स्टेडियम में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन दर्शक वहां पर नहीं आ सकते हैं, तो भीड़ में लोग इकट्ठा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। अर्शी जी, शेखर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए। शेखर जी, जिस तरीके से अगर पहले दिन की मैं बात करूं, कल से ये फेज स्टार्ट हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश से एक अलग ही तस्वीर सामने तब आई जब गाजियाबाद में हमने देखा कि हजारों की संख्या में जो मजदूर थे वो एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे अपने अपने गांव पे जाने के लिए, अपने अपने घरों में जाने के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर किसी ने वहां पर मास्क नहीं लगाया हुआ था, तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद थे, तो पहला दिन ही कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, इसको फेल आप एकदम से कहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ जितने सवाल जोड़े जाते हैं, जितनी साजिशें होती हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी और राज्य में इतना प्लान्ड वे में नहीं होती हैं। होती तो है, राजनीति हर राज्य में होती है, पॉलिटिकल पार्टीज हर राज्य में होती हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति है, इसको बाकी राज्यों से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। वजह क्या है? वजह है यहां पर जितनी लोकसभा की सीटें हैं, जितना विधानसभा का प्रभाव है, जितने यहां पर आबादी का वोट बैंक है, वो हिंदुस्तान दूसरे राज्य में नहीं है। अब जिस गाजियाबाद के प्रकरण की आपने बात की है, आप इस बात को समझिए कि 27-28 को जब पहला लॉकडाउन का दौर चल रहा था, गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पर लाखों की संख्या में दिल्ली सरकार ने अपने गाड़ियां लगा के, डीटीसी की बसें लगा और बॉर्डर पर उनको छोड़ दिया। 3300 बसें लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी ने पिछले कई दिनों में लगातार अभियान चला करके और उन मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया। ये वो लोग थे जो बॉर्डर पर छोड़ दिए गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको स्थानीय लोगों ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, फैक्ट्री ओनर्स ने, उन्हीं ने अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पर रोक लिया था। अब हुआ क्या कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, नो डाउट। शासन को पता होना चाहिए था, प्रशासन को पता होना चाहिए था कि जो व्यवस्था वो बनाने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या हो सकता है, किस तरीके से वहां पर अरेंजमेंट करने चाहिए। लेकिन फिर भी जिस तरीके से लोगों को धैर्य के साथ रुकने के लिए बीते 40-50 दिन से कहा गया था और वो रुके हुए थे, उसके बाद जिस तरीके की ये स्थिति बनी है, ये वाकई हैरान करने वाली। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, मेरी भी कल बहुत लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको वहां पर प्लान वे में भेजा गया था कि भाई लेके लोगों को जाओ, भीड़ बढ़ाओ। तो ये आप समझिए अपनी तरह की पॉलिटिक्स वहां पर किस तरीके से हावी है। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह वहां से, गाजियाबाद से सांसद हैं। ये बात उनके यहां से भी मुझे जानकारी हुई है कि किसी तरीके से जो साजिशें चल रही हैं, कल गाजियाबाद का प्रकरण भी उसी में से एक था। और मैं आपको पूरी बता रहा हूं आयुषी, उत्तर प्रदेश में जितने बस एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनकी जांच बिठा दी गई। अगर जिन मामलों की जांच नहीं बिठाई गई, अगर सरकार बिठा देती है, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये सारे मामले किसी न किसी साजिश से जुड़ जाएंगे। जी, लेकिन अगर शेखर जी अगर तमाम में बातचीत करूं, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि हजारों की संख्या में ये मजदूर पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें लापरवाही, क्योंकि तमाम जिक्र हम उन यहाँ पर उन मामलों का भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की ये पहली तस्वीर नहीं है जब एक साथ इतने सारे लोग एक जगह में इकट्ठे हुए हैं। इससे पहले हमने महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीर देखी थी, दूसरी तस्वीर दिल्ली से हमने ऐसे देखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर जो ये मजदूर है, इन्हें एक जगह पर इकट्ठा क्यों होने दिया जा रहा है, वहां पर क्यों नहीं जो व्यवस्था है वो दिखाई दे रही है प्रशासन की? देखिए, मैं आपको इसको और विस्तार से समझाता हूं। बॉम्बे में, मुंबई में जिस तरीके से मजदूर इकट्ठा हुए, उसकी अगर आपने मॉडस ऑपरेंडी देखी हो, उसके बारे में अगर आपने विस्तार से अध्ययन किया हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि बांद्रा में स्टेशन पर कुछ लोगों ने, विनय दुबे जिसका नाम था, प्लान्ड वे में उन लोगों को निकाला, उन मजदूरों को प्लांट वे में वहां पर लेकर के आया। और उसमें भी ज्यादातर एक समुदाय से जुड़े हुए लोग थे जिनके हाथ में कोई बैग नहीं था, किसी तरीके का लगेज नहीं था। वो आए, पुलिस ने डंडा हाँका और वो चले गए। कहां गए ये सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता दूं कि वो वापस उन्हीं जगहों पर चले गए जहां पर उन्हें
के कुछ घंटे के लिए लाया गया था। दिल्ली का जहां तक आपने बताया, मैंने पहले कि ये दिल्ली सरकार से पूछने वाला सवाल है कि आखिर केजरीवाल ने डीटीसी की बसें लगा करके यूपी बॉर्डर पर लाखों लोगों को क्यों छोड़ दिया। वो तो एक ऐसी साजिश थी जो इस लॉकडाउन के पहले दूसरे दिन में ही सामने आ गई। तीसरी बात, जो गाजियाबाद में चीज हुई, मैंने आपसे बताया कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, यहां पर एलआईयू का फेलियर है, वो नहीं पता लगा पाए कि ये किस तरीके से चीजें यहां पर हो सकती हैं। चौथी चीज ये है आयुषी कि सामान्य आप देखिए किसी भी जगह पर अगर सेना की भर्ती की जगह खुलती हैं या पुलिस भर्ती की जगह खुलती हैं जिसमें दौड़ होती है और उसके बाद कुछ एग्जाम वगैरह होते हैं और खुली भर्ती जिसे कहते हैं, उस खुली भर्ती में कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि सेना लगी होती है, सेना का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो भी अपनी जगह पर फेल हो जाता है। क्या वजह होती है? क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कमजोर हो जाती है। वो बताते हैं कि 100 लोग आएंगे, पहुंच जाते हैं 1000 लोग। तो ये जो सूचना का तंत्र फेल होता है, इसकी वजह से होता है। दूसरा, जब इसमें साजिश का तड़का लग जाता है तो ये स्थिति और भयावह हो जाती है, जैसे गाजियाबाद में हुआ। जी, यहाँ पर हमारे साथ जयपुर से संवाददाता रहमतुल्ला खान भी जुड़ चुके हैं और उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता भी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। रहमतुल्ला, आपके पास पहले आना चाहूंगी क्योंकि देर शाम राजस्थान सरकार ने अपनी गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है। कुछ लोगों को फिलहाल अभी तक असमंजस में है कि क्या कुछ रियायतें यहाँ पर दी गई है और किन पर पाबंदी जारी रहेगी। विस्तार में आपसे जानना चाहूंगी, क्या कुछ फिलहाल गाइडलाइन में यहाँ पर जारी किया गया है सरकार की तरफ से? तो लगता है रहमतुल्ला से संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, वापस जाएंगे। पहले गौरव जी के पास जाना चलते हैं। गौरव जी, अगर बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में अब जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 100 पर ये संख्या पहुंचने वाली है और लॉकडाउन का चौथा फेज भी स्टार्ट हो चुका है। तो फिलहाल क्या कुछ यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा रहा है? गाइडलाइन जो नई जारी की गई है उसमें क्या कुछ फिलहाल सरकार की तरफ से दिया गया है? देखिए आयुषी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि उत्तराखंड में जिस तरह से मामले बहुत रुके हुए थे और या कहें तो गतिहीन अवस्था से आगे बढ़ रहे थे, मगर जिस तरह से प्रवासी लौट कर आ रहे हैं, चाहे वो सूरत से आ रहे हों, गुजरात से आ रहे हों, देश के तमाम राज्यों से आ रहे हों, और उनके आने की जो स्थिति है और उसके बाद उत्तराखंड के नंबरों में तेजी से उछाल आया है। मौजूदा समय में अगर बात करें तो 100 से संख्या करीब पहुंची है और ऐसे में चिंता की विषय राज्य सरकार के लिए पूरी तरह से बन गई है। मगर जिस तरह से लॉकडाउन 4 में राज्य सरकार को अधिकार दिए गए हैं, तो उत्तराखंड के जो 13 जिले हैं, 13 जिले में जो अकेला जिला भी रेड जोन चल रहा था उसको भी हटा दिया है और 6 जिलों को उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज जोन रखा है और 7 जिलों को ग्रीन जोन रखा है। आयुषी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के लोगों को बड़ी राहत भी मिली है क्योंकि लॉकडाउन 4 में बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अभी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी अगर ट्रांसपोर्ट की छोड़ दें तो चाहे वो ब्यूटी पार्लर हों, स्पा सेंटर्स हों, दूसरी चीज़ें हों, उनको रियायत दी गई है, उनको खोला गया है। समय अवधि पर भी विचार चल रहा है। अभी सुबह 7 बजे से 4 बजे तक व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, जबकि जो आवाजाही की छूट है वो जो है 7 बजे तक दी गई है और 7 बजे के बाद वैसी स्थिति रखी गई है। अच्छी बात यह है आयुषी, हम लोग 4-5 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, आपसे ही कर रहे थे, उस समय हिंदुस्तान की स्थिति 13वें स्थान पर बनी हुई थी और मौजूदा समय में जिस तरह से प्रवासियों का आवागमन हो रहा है, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, हम 11वें स्थान पर पहुंचे हैं। और अच्छी खबर ये भी है आयुषी, दर्शकों के लिए भी, हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के लिए, कि जो 3-4 देश ट्रायल कर रहे थे वैक्सीनेशन में, उसमें अमेरिका की एक जो कंपनी है मॉडर्ना, वो तीसरा चरण भी पार कर गई है और उम्मीद ये लगाई जा रही है आयुषी कि 6 चरण की चूंकि ये पूरी वैक्सीनेशन की स्टेज है और इसका जो नाम दिया गया है वो mRNA 1273 इस वैक्सीन का नाम है और ये चौथे चरण की ओर बढ़ रही है। तो ये भी अच्छी खबर है कि जो देश जूझ रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, उसमें सबसे आगे अमेरिका की एक कंपनी आई है जिसने जनवरी तक इन 6 चरणों को पूरी करने की बात की है। आयुषी जी, अगर गौरव जी रियायतों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस बार ज्यादा जो केंद्र सरकार है, ज्यादा फैसले उन्होंने राज्य सरकार को दिए हैं कि वो अपनी तरफ से जो फैसले हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने भी यहाँ पर जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर है उनके आवागमन से जो ये संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या इस बीच इतनी रियायत देना क्या ये सही है?
देखिए आयुषी, रियायतें तो देनी पड़ेंगी क्योंकि सरकार जिस तरीके से आर्थिक पैकेज को लाई है, आत्मनिर्भर बनाने की बात चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि हमें अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, हमें मास्क को और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। मगर बड़ी बात यह है कि प्रवासी भी कुछ हद तक अगर बात की जाए, कुछ परसेंट जो है प्रवासी भी धोखा दे रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐसे मामले सामने आए हैं आयुषी, जिसमें अपनी मेडिकल या थर्मल चेकिंग को छिपाने के लिए या धोखा देने के लिए पैरासिटामोल खाकर जो है प्रवासी थर्मल चेकिंग को क्रॉस कर दे रहे हैं, क्योंकि थर्मल चेकिंग में टेम्परेचर आता है और उसके बाद जब वो दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है या उनको हॉस्पिटल एडमिट किया जा रहा है। तो शुरुआत में हम लोगों ने देखा जैसे तबलीगी जमात के लोगों ने धोखा दिया, लापरवाहियां की, उसी तरह से कई प्रवासी भी घबराहट के कारण, चिंता के कारण, डर के कारण इस तरीके के जो काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में कल लालकुआं में जो सूरत से ट्रेन आई थी आयुषी, उसमें 3 लोगों ने ऐसा किया जिन्होंने पैरासिटामोल खाया हुआ था, उनको क्वारंटाइन करने भेजा और जब उनका टेम्परेचर दोबारा आया तो पता चला उन्होंने इस तरीके का धोखा दिया है। तो ऐसे लोग ना सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं आयुषी, बल्कि देश को धोखा दे रहे हैं और यही इस सरकार के चिंता का विषय है कि वो तमाम रियायतों के साथ जूझे कैसे, इन नंबर्स को कैसे रोके। जी डॉक्टर चंद्रसेन यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रसेन, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके थे कि कहीं सबसे बड़ा डर सरकार के मन में ये था कहीं जो ये संक्रमण है ये गांव तक ना पहुंचे, लेकिन अब जो उनका डर था वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो लगातार वहां पर भी जो गाँव में लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अब पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज्यादा संख्या में जो प्रवासी मजदूर है वो वहां पहुंच रहे हैं। तो किस प्रकार से जो सरकार है अब इन सब चीजों से डील कर रही है, स्क्रीनिंग किस प्रकार से की जा रही है, किस प्रकार से जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं उन्हें लगाया गया है, क्या कुछ किया जा रहा है? आयुषी, श्रमिकों को लेकर जो बसें आ रही हैं उस पर सियासत बहुत तेज है और ये देर रात में भी कल इस बात से स्पष्ट 40 मिनट पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने एक चिट्ठी लिखी प्रियंका के निजी सचिव को और उन्होंने वो डिटेल मांगी कि जिस पर प्रियंका गांधी ये कह रही थी कि हमारे पास 1000 बसें हैं और वो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पे खड़ी हैं और वो उत्तर प्रदेश के अंदर आना चाहते हैं। इस पर अपर प्रमुख सचिव ने ये बोला इस बात को कि ठीक है साहब, आप हमें उसकी डिटेल दे दीजिए और रात को 2:30 पे आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का सियासी ड्रामा चल रहा है। अगर सिर्फ मदद पहुंचाने की ये बात होती तो ये बात फोन पे भी हो सकती थी, लेकिन आने वाले समय में इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हर सियासी जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी रोटियां सेक रही हैं। यहां से उत्तर प्रदेश से 10:40 रात को चिट्ठी जाती है, वहां से रात को 2:30 पे चिट्ठियां आ रही हैं। तो सिर्फ ट्विटर पे गेम खेला जा रहा है और जिस तरह का सियासी दंगल, जिस तरह की मजदूरों पे राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। और दूसरा मैं आपको एक कारण और भी बता दूं कि जिस तरह ग्रामीणों में संक्रमण बढ़ रहा है उसका एक कारण ये प्रवासी मजदूर तो ही है। एक स्थिति और बड़ी विकराल आ रही है क्योंकि जिस तरीके से ये खबरें आ रही है, स्वास्थ्य विभाग आंकड़े दे रहा है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण बढ़ रहा है। तो जहां पर वो क्वारंटाइन किए गए, आप बिहार के 2 मामले लीजिए कि किस तरीके से उन मजदूरों के साथ में मारपीट की स्थानीय लोगों ने, उनको एक तरह का मानव बम समझा जा रहा है, किस तरीके से उनको कोरोना बम समझा जा रहा है। तो स्थितियां और भी विस्फोटक इसलिए होती जा रही हैं क्योंकि लोग भ्रमित हैं इस कारण से कि जो रहे हैं ये ठीक है कि जैसे बाहर से आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी ने यह कहा कि 400 लोगों पे एक अधिकारी बनाया, बॉर्डर पे ही सबके थर्मल स्कैनिंग टेस्ट होंगे, उसके बाद उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी और अगर किसी भी तरीके से उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है तो उनको सीधे स्थानों पर पहुंचा दिया जाएगा और उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और अगर रिपोर्ट किसी तरीके से उनकी पॉजिटिव होती है तो उनको लखनऊ में जो सेंटर बनाए गए हैं उन पर रखा जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग उत्तर प्रदेश में 1 लाख बेड की व्यवस्था कर दी गई है, जहां पर ये प्रवासी जिस तरीके से आ रहे हैं वो आंकड़ा लगभग 18 लाख के आसपास हो चुका है, जो बहुत बड़ी मात्रा में है, जिसमें सारे राज्यों से एक साथ में आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन ये प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने खास तौर पे कहा कि वो अपने समय को याद करें, 70 साल के कांग्रेस का शासन था उसको याद करें, जो स्थिति है इस पर सियासी गेम न खेलें। और ये भी उन्होंने कहा कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो इस तरह के जुमलों का भी प्रयोग हो रहा है। एक तरफ से कांग्रेस की तुरुप का इक्का कही जाती है प्रियंका गांधी, उन्होंने 3 दिन पहले ट्विटर पे एक वीडियो डालकर थी योगी की तरफ, तो योगी ने भी ताल ठोक के जवाब दिया और दोनों ही कद्दावार नेता है, एक
एक महासचिव हैं कांग्रेस के और दूसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने पाला संभाल रखा है। एक दूसरे से चिट्ठीबाजी और ट्विटरबाजी लगातार चल रही है। ये समय सियासत का नहीं है, ये का नहीं है। अगर मदद करनी थी तो योगी ने ये कहा कि जब जहां पर उनकी सरकारें हैं वहां से लोग कंटेनर में क्यों आ रहे हैं, वहां से लोग ट्रकों में भर के क्यों आ रहे हैं। अगर 1000 बसें थी तो पहले उन जगहों से शुरू करते हैं। आप महाराष्ट्र में देखिए इनकी, आप महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने है और राजस्थान का उदाहरण आपके सामने है। वहां से कंटेनर में लोग क्यों आ रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन लोग मर रहे हैं। अगर मदद करती तो वहां से करते। जी खैर, डॉक्टर चंद्रसेना आप बने रहिए हमारे साथ। रेजिडेंट एडिटर गौरव तभी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक बार फिर से रहमतुल्लाह खान भी जुड़ चुके हैं। उनसे ब्रेक के बाद जानेंगे क्या कुछ राजस्थान के हालात हैं और क्या कुछ गाइडलाइन जो नई यहाँ पर जारी की गई है उसमें क्या कुछ रियायत दी गई है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का।